गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 16 अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्ता और कर्म से संबंध किसी क्रिया का जो आधार होता है, जो उसका स्थान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके चिन्ह होते हैं में और पर। जैसे जले मत्स्यः तरन्ति, जल में मछलियाँ तैरती हैं। तो यहाँ पर कौन तैरता है? मछलियाँ। कहाँ पर तैरती हैं? जल में। तो ये जल जो है इनके क्रिया करने का, वो क्रिया कर रही हैं तैरने की, वो तैर रही हैं। तो करता है यहाँ पर मत्स्यः, ये सारी मछलियाँ। तो मछलियों को तैरने का जो क्रिया का आधार है वो है जल, क्योंकि यदि जल नहीं होता तो मछलियाँ नहीं तैर पाती। इसलिए जल शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक ही मात्रा लगाई गई है। तो ये बन गया जले। अब ये देखेंगे कि अधिकरण कारक के रूप कैसे चलते हैं। पुल्लिंग में एक वचन में हम जो शब्द होगा उसमें कस्मिन लगाएंगे, तो कस्मिन का सिर्फ एक ही मात्रा लगाएंगे। किस में, इसीलिए इसका अर्थ हो जाएगा फिर किस में, बालक में या फिर बालक पर। द्विवचन में जो शब्द होगा उसमें हम कयोहो लगाएंगे, तो कयोहो का का नहीं लगाएंगे, यो लगाएंगे। तो किन दो में, बालकों में या बालकों पर। तो बन गया ये बालकयो। फिर बहुवचन में जो शब्द होगा हमारे पास उसमें केशु लगाएंगे, केशु का सिर्फ एशु लगा देंगे, का नहीं लगाएंगे। एक ही मात्रा, यानी कि शब्द के अंतिम वर्ण में एक ही मात्रा और शु, बाल केशु। तो किन में, बालकों में या बालकों पर। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में हम जो शब्द होगा जैसे बालिका है, सरिता है, अनीता है, कविता है, अध्यापिका है, कुछ भी जो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसमें कस्याम लगाएंगे। तो फिर कस्याम का का और सा नहीं लगाएंगे, याम जोड़ देंगे। तो बन गया बालिकायाम। तो किस में, बालिका में या बालिका पर। फिर द्विवचन में कयोहो लगाएंगे जैसे पुल्लिंग में लगाया था, तो इसमें भी वही बालकयोहो, बालिकयोहो बन गया है। तो किन दो में, बालिकाओं में, बालिकाओं पर। फिर कासु लगाएंगे बहुवचन में, तो बालिकासु, तो कासु का आसु लगा देंगे सिर्फ, आ की मात्रा और सु। तो किन में, बालिकाओं में या बालिकाओं पर। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में हम कस्मिन लगाएंगे, कस्मिन का फिर वही एक ही मात्रा लगाएंगे जैसे पुल्लिंग में लगाया था। तो किसमें, फल में या फल पर। ऐसे ही वहाँ पर ऊपर आया था जले, जैसे ये है फले, वो आया था जले। और द्विवचन में कयोहो लगाएंगे जैसे पुल्लिंग में लगाए थे, यानी कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सेम शब्दों का प्रयोग करेंगे। बस शब्द का हमें ध्यान रखना है कि क्या पुल्लिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है। और तो ये बन जाएगा द्विवचन में फलियो, किन दो में, फलों में या फलों पर। फिर बहुवचन में केशु लगाएंगे, फलेशु, किन में, फलों में या फलों पर। तो ये हुआ आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अधिकरण कारक में रूप कैसे चलते हैं, क्या शब्द उसमें लगाते हैं। अब ये आता है चैप्टर। चैप्टर में छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जो भी जितने भी इस चैप्टर में वाक्य होंगे उन सब में जो अर्थ होगा वो में या पर से ही निकलेगा, क्योंकि हम अधिकरण कारक का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके चिन्ह में और पर होते हैं। तो विद्यालय अध्यापकाः सन्ति, विद्यालय में अध्यापक हैं। अध्यापकाः छात्रेषु स्नेहन्ति, स्नेहन्ति मतलब प्यार करना, स्नेह करना। अध्यापक छात्रों में स्नेह करते हैं। विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में खेलने का मैदान है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, छात्र खेल के मैदान में खेलते हैं। ते प्रसन्नाः भवन्ति, वे सब प्रसन्न होते हैं। सिंह कुत्र वसति, शेर कहाँ रहता है, वसति मतलब रहना, वस धातु है स्थल। सह गुहायाम, गुहायाम वसति, वह गुफा में रहता है, गुहायाम मतलब गुफा में। गुहासु मुनयः वसन्ति, गुफा में मुनि रहते हैं। साधु संत भी
गुफा में रहते हैं ना, तो इसलिए गुहासु मुनियः वसन्ति, गुफा में मुनि रहते हैं। ग्रीष्म काले जनाः पर्वतेषु वसन्ति, ग्रीष्म काले यानी कि गर्मी के समय में लोग पर्वतों पर रहते हैं। यहाँ पर आ गया पर, तो पर्वतों पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम होती है। वयम अपि शिमला नगरे वसामः, हम भी शिमला नगर में रहते हैं। पशवः कस्मिन् वसन्ति, पशु कहाँ रहते हैं? ते वने वसन्ति, वे सब वन में रहते हैं। वने वृक्षः अपि सन्ति, वन में वृक्ष भी हैं। वन में तो वृक्ष होते ही हैं, वृक्षों से ही तो वन बनता है। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। पितामही कुत्र भ्रमति, दादी, पितामही का मतलब दादी, दादी कहाँ घूमती है? सा वाटिकायां भ्रमति, वह बगीचे में घूमती है। तत्र लते स्तः, वहाँ लताएं हैं, ठीक है ना, वहाँ लताएं हैं। लतयोः पुष्पाणि विकसन्ति, लताओं पर, ये पे आ गया पर, यहाँ पर लताओं पर फूल खिलते हैं। शाखासु खगाः सन्ति, शाखाओं पर पक्षी हैं। खगा मतलब पक्षी। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर फलों वृक्षों पर कूदता, फलानि च खादन्ति, और फल खाते हैं। वानराः बहुवचन है, तो बंदर वृक्षों पर कूदते और फल खाते हैं। पिक्चर में भी आपको बहुत सारे बंदर, इनके 3-4 दिखा रखे हैं। खगाः गगने विचरन्ति, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं या घूमते हैं। उद्याने एकः तडागः अस्ति, बगीचे में एक सरोवर है। तडाग है तालाब या फिर सरोवर। तडागे जलम अस्ति, और सरोवर में क्या होता है? जल, तो सरोवर में जल है। जले पुष्पाणि सन्ति, जल में फूल हैं। पुष्पेषु सुगंधः भवति, पुष्पों में सुगंध होती है। पुष्पेषु मधुमक्षिकाः भ्रमन्ति, फूलों में मधुमक्खियाँ घूमती हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और फूलों में भौरे गूंजते हैं। तो देखो ये जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े हैं सब में और पर आया है। विशेष देख लेते हैं अब। उपपद विभक्ति कौन कौन सी है? उपपद विभक्ति यहाँ पर स्नेही, वैसे स्नेह होती है विभक्ति, लेकिन ये उपने स्नेहंती बना दिया तो ये उपपद विभक्ति हो गई। कुशल एवं प्रवीण के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। कुत्र अव्यय का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में होता है। कुत्र है ना, पितामही कुत्र भ्रमति, तो कुत्र का कुत्र ही रहेगा। शब्दकोश, शब्दकोश में आपको ये सारे अपनी नोटबुक में करने हैं। और जो ये नई धातुएं लिखी हुई हैं स्नेह, गर्ज, वश, कुर्द, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है। अब आप देखेंगे इसका अभ्यास कार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। खगाः नीडम वसंती, उन्होंने क्या कहा? उचित विकल्प चुनकर, तो क्या है? नीडेशु, नीडम नहीं आएगा यहाँ पर, नीडेशु यानी कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं। फिर है आकाशयोः विमानानि उत्पतन्ति, तो आकाशे यानी कि आकाश में विमान उड़ते हैं। हिमालय है हिमम भवति, हिमालय, हिमालय में बर्फ़ होती है, तो आएगा हिमालय। पुस्तकानि ज्ञानम भवति, पुस्तकेषु किताबों में ज्ञान होता है। कक्षायाः काष्ठफलकानि सन्ति, कक्षा में, कक्षायाम यानी कि कक्षायाम में काष्ठफलकानि लकड़ी के फल होते हैं। वो आर्टिफिशियल जो फल रखे हुए होते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कक्षाओं में, तो इसलिए आएगा कक्षायाम। तो पहले का आंसर है घ, दूसरे का है ग, और तीसरे का है ख, चौथे का है का, और पांचवे का है का। अब है एक पद में उत्तर दीजिए। छात्राः कस्मिन् क्रीडन्ति, आएगा क्रीड़ा क्षेत्रे। छात्र कहाँ खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? क्रीड़ा क्षेत्रे यानी कि खेल के मैदान में। सिंह कस्याम गर्जति, सिंह शेर कहाँ गर्जता है? गुहायाम, तो सिंह जो है शेर जो है गुफा में गर्जता है। वृक्षः कुत्र सन्ति, वृक्ष कहाँ हैं? वृक्ष कहाँ है? वने, वन में।
वृक्ष वन में हैं। वानरः केषु कूर्दन्ति, बंदर कहाँ कूदते हैं? वृक्षेषु, वृक्षों पर। कयोः पुष्पाणि विकसन्ति, कहाँ फूल खिलते हैं? लतयोः, दो लताओं पर फूल खिलते हैं। ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। कोष्ठकगत शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो जो हमें कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उनमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम दिल्ली नगर लिखा हुआ है सिर्फ, यानी कि तो दिल्ली नगरे, अहम दिल्ली नगरे वसामि। फिर है पुस्तकालय, पुस्तकानि भवन्ति, तो पुस्तकालय इसमें भी एक ही मात्रा लगेगी, पुस्तकालय पुस्तकानि भवन्ति। फिर है जलाशय हंसः तरन्ति, जलाशय इसमें भी एक ही मात्रा लग जाएगी, जलाशय हंसः तरन्ति। फिर है मार्ग वाहनानि चलन्ति, तो मार्ग में वाहन चलते हैं यानी कि मार्गेषु, मार्ग पर, रास्ते पर, तो मार्गेषु वाहनानि चलन्ति। जंतुशाला पशवः वसन्ति, इसमें जंतुशाला में क्या करना है? इस पर भी एक ही मात्रा लगानी है, जंतुशाले पशवः वसन्ति। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न शब्दों को उनके हिंदी अर्थों से मिलाइए। वृक्षेषु जो इन्होंने एक फर्स्ट नंबर आपको किया हुआ है सॉल्व, पेड़ों पर। विद्यालय, विद्यालय में। लतयोः, लताओं पर। दो बेलों पर, लताओं पर या बेलों पर एक ही बात है। पुष्पेषु, फूलों पर। गुहायाम, गुफा में। वाटिकायाम, बगीचे में। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको इसका असाइनमेंट्स भी भेज दिया जाएगा जब आपकी लाइव क्लास होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको आप अपनी लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।